नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह यानी द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। तो देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। तो पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है वो g बराबर होता है gm/r²। यानी पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है g बराबर होता है gm/r²। जहां g की बात करें, गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्व त्वरण, g की बात, बड़ी g की बात करें तो यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और m की बात करें तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। और ये r की बात करें तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। यानी पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है g बराबर होता है gm/r²। और देखिए, पूछ रहा था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। तो देखिए, एक चीज आपको पता होगा कि जब समानुपाती का साइन हटाते तो बराबर और साथ में क्या आता है, कांस्टेंट। अब देखिए, यहाँ से हम बराबर और कांस्टेंट को हटा देते हैं। जी का जो मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये एक नियतांक है, इसको हटा दीजिए। तो जब इसको हटा दीजिएगा तो ये बराबर और एक कांस्टेंट को हटा दीजिएगा, क्या आएगा, समानुपाती। और ये क्या होगा, m/r²। यानी जब समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक बराबर और बराबर के साथ क्या आता है, कांस्टेंट। अब इस दोनों को हटा दीजिए, क्या आएगा, कांस्टेंट। यानी जी समानुपाती होगा किसके, m/r² के। यही पूछ रहा था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है, किसके अनुपातिक होता है, m/r² के। तो देखिए किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में m/r², m/r²। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान डैश होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, कह रहे हैं कि मान ले एक ग्रह, इसके बाद कह रहे जिसका द्रव्यमान, यानी कह रहा है कि एक ग्रह मान लीजिए ये पृथ्वी है, और कह रहा है कि एक ग्रह मान लीजिए, और ये क्या, ग्रह मान लीजिए। इसके बाद कह रहा है तो पृथ्वी का द्रव्यमान मान लीजिए m और इसकी त्रिज्या क्या, r। इसके बाद कह रहा है कि जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। पृथ्वी का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, कह रहा है इसका 1/3 ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या, यानी 1/3 m/3 और इसका त्रिज्या क्या होगा, r/3। इसके बाद कह रहा है यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, यानी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है। उसके बाद कह रहा है कि ग्रह पर इसका मान क्या होगा, ग्रह पर त्वरण का मान क्या होगा। तो अभी हम आपको बताए थे कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है वो होता है g/r²। और कह रहा है कि ग्रह पर इसका मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ से g डैश अगर निकालिएगा तो g डैश बराबर क्या होगा, gm/r²। और यहाँ की बात करें तो g और m का मान यहाँ पृथ्वी पर m है, लेकिन यहाँ ग्रह पर क्या है, m/3, यानी m के जगह क्या होगा यहाँ m/3। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि इसका त्रिज्या r है लेकिन इसकी त्रिज्या r/3 है, तो r की जगह क्या होगा, r/3। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो g डैश बराबर, अब देखिए मूल बट्टा के ऊपर बट्टा और ये मूल बट्टा के नीचे बट्टा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 तिया कितना होगा 9, और 9 मूल बट्टा के नीचे बट्टा के ऊपर जाएगा तो 9 ऊपर जाएगा। उसके बाद और ये देखिए 3 नीचे आएगा तो 3 अगुना gm/r का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से सॉल्व कीजिए, g डैश बराबर 3 से 3 बार में काट दीजिए, 3 और गुना क्या होगा gm/r²। और gm/r² को हम जी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 3g। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा था कि तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा, ग्रह पर g डैश क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 1/9g, नहीं 3g,
बी ऑप्शन है 9G, ये भी नहीं। सी ऑप्शन है 1/3 और जी नहीं। डी ऑप्शन है कि 3G। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए कुछ नहीं करना था कि कह रहा था कि मान ले एक ग्रह है, ग्रह मान लिए जिसका द्रव्यमान कह रहा था कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/3 और इसका त्रिज्या भी कह रहा है कि पृथ्वी के त्रिज्या का 1/3 और कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व त्वरण जो है जी है और ये चंद्रमा के सतह पर त्वरण पूछ रहा था। तो पृथ्वी के सतह पर आपको पता है कि जी बराबर होता है GM/r²। और ये पूछ रहा था ग्रह पर, तो जी डैश पूछ रहा था, तो जी डैश बराबर क्या, जी के जगह जी छोड़ दीजिए। उसके बाद इसका द्रव्यमान m/3 है तो m/3 और इसका त्रिज्या क्या r/3 तो r/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान का आधा है। इसके बाद करें इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। देखिए सेम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ 1/3 कह रहा था और यहाँ आधा कह रहा। तो देखिए कह रहा है ग्रह की त्रिज्या, यानी मान लीजिए ये पृथ्वी है और दूसरा कह रहा है ये ग्रह, दूसरा ग्रह है। उसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान का आधा है। यह ग्रह का जो द्रव्यमान है पृथ्वी का द्रव्यमान का आधा और इसका त्रिज्या जो होगा वो पृथ्वी का त्रिज्या का भी क्या आधा है। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान अगर m मानते हैं और त्रिज्या r मानते हैं तो इसका क्या होगा द्रव्यमान m/2 और त्रिज्या क्या होगा r/2। इसके बाद कह रहे हैं कि इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा, यानी ग्रह पर पूछ रहा है जी का मान क्या होगा। पृथ्वी के सतह पर अभी हम आपको बताए थे कि जी बराबर क्या होता है GM/r²। और यहाँ पूछ रहा है जी डैश हमसे पूछ रहा तो क्या होता है GM/r²। लेकिन यहाँ द्रव्यमान m था, त्रिज्या r था, लेकिन यहाँ द्रव्यमान m/2 है तो m की जगह m/2 रख दीजिए, m/2। उसके बाद r की जगह r/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जी डैश बराबर जी m/2 बट्टा r² और बट्टा दूनी कितना होगा 4। अब इसको काट दीजिए, 2 से 2 बार में काट दीजिए। इसके बाद ऊपर कर दीजिए इसको जी डैश बराबर ये मूल बट्टा के नीचे बट्टा और ये बट्टा है तो ऊपर जाएगा तो 2 और GM/r² और GM/r² को हम क्या लिख सकते हैं जी यानी 2G। अब देखिए कि ये ऑप्शन में है, अब देखिए ये किसी ऑप्शन में नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन कह रहा है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सी ऑप्शन कह रहा है कि 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी ऑप्शन कह रहा है कि 39.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसमें आंसर इस प्रकार दिया हुआ था लेकिन इसमें इस प्रकार नहीं दिया हुआ। तो आपको पता होगा कि जी का मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से जी बराबर तो GM/r², इसी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम देखिए यहाँ जी के जगह 9.8 लिख सकते हैं तो 2 गुना 9.8 इसको अब गुना कर दीजिए, कितना होगा 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए है किस ऑप्शन में, पहला नहीं ये नहीं ये भी नहीं और ये ऑप्शन है 19.6। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल होगा। तो देखिए आवर्तकाल t बराबर होता है 2π√L/g। जहाँ t की बात करें तो t आवर्तकाल है, t आवर्तकाल है और L की बात करिए तो प्रभावी लंबाई है, प्रभावी लंबाई है। उसके बाद g की बात करें तो ये गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, कह रहा था कि यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल होगा। तो देखिए कह रहे कि लंबाई बढ़ा दी जाए, इसको बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल होगा। तो देखिए एक दूसरे के समानुपाती है तो जब ये लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा बढ़ेगा। तो लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा बढ़ेगा। कह रहा था लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल होगा, तो लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है बढ़ेगा, तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा। तो देखिए अगर लंबाई घटा दे तो आवर्तकाल क्या होगा घट जाएगा, लेकिन गुरुत्व त्वरण का मान अगर बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। काहे कि इसके साथ उल्टा रिलेशन, और गुरुत्व त्वरण का मान अगर घट गया तो ये आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अगर गुरुत्व त्वरण का मान 0 हो जाए तो ये आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और एक बात और, आवर्तकाल जो होता है ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
आवर्तकाल जो होता है ये आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। यानी आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी द्रव्यमान को घटा दीजिए बढ़ा दीजिए आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे लंबाई को बढ़ाइएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, लंबाई को घटाइएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल घट जाएगा, गुरुत्व त्वरण घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और ये शून्य होगा तो ये क्या होगा, अनंत हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो देखिए हम आपको अभी बताए थे कि आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। अब देखिए कह रहा है कि 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, यानी 1 मीटर लंबा, यानी लंबाई दिया हुआ 1 मीटर। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, टी बराबर 2 पाई और इस एल के जगह 1 रख दीजिए, काहे कि कह रहा है 1 मीटर लंबाई दिया हुआ है 1 मीटर। उसके बाद जी का मान जो होता है वो होता है 9.8, और यहाँ से अब इसको सॉल्व कीजिए, टी बराबर 2 अगुना पाई का वैल्यू होता है 3.14 अगुना 1 को रूट से निकालिएगा कितना होगा 1 और बट्टा 9.8 को रूट से निकालिएगा तो ये होगा 3.14। अब इससे इसको काट दीजिए, टी बराबर क्या होगा 2 सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा 2 सेकंड। देखिए पहला ऑप्शन क्या है 1 सेकंड, नहीं, बी ऑप्शन है 2 सेकंड, तो इसका आंसर होगा 2 सेकंड, ऑप्शन बी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ हम लंबाई की जगह कह रहा था 1 मीटर है लंबाई, तो 1 मीटर रख दिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। और कभी कभी घुमा के पूछ देगा कि बताइए कि एक सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल दिया हुआ है 2 सेकंड, तो उसकी लंबाई कितना होगा, यानी आवर्तकाल देगा और लंबाई पूछ देगा। तो अभी देखिए कि 1 मीटर लंबा था तो आवर्तकाल कितना 2 सेकंड, तो यहाँ इधर देगा 2 सेकंड आवर्तकाल है तो लंबाई कितना होगा 1 मीटर। तो कभी उल्टा के पूछ देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल होगा। कह रहा है कि सरल लोलक की लंबाई 2 गुना कर दी जाए। तो देखिए अब कह रहा है कि सरल लोलक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल होगा। तो देखिए कह रहा है कि इसको 2 गुना कर दिया जाए, इसको फिर से 2 गुना कर दीजिए, यानी टी बराबर क्या होगा 2 पाई, और इसको कर 2 गुना कर दिया, इसको 2l कर दीजिए 2l, अब बट्टा क्या होगा जी। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से टी ई टी नया मान लीजिए, यानी 2 गुना कर दिए, टी पहले का है और ये नया वाला, तो यहाँ टी नया बराबर क्या होगा 2 पाई, यहाँ से 2 को बाहर कीजिए, तो जब 2 को बाहर कीजिएगा तो रूट से बाहर होगा, तो रूट 2 से बाहर होता है नहीं होता है, तो रूट 2 होगा बाहर, तो पूरा रूट 2 को बाहर कर दीजिए, रूट 2 अगुना 2 पाई, एल को इसी में छोड़ दीजिए, तो रूट अंडर एल बट्टे क्या होगा जी। अब देखिए कि यहाँ से 2 पाई एल बट्टे जी को हम लिख सकते हैं टी, यानी टी नया बराबर क्या होगा रूट अंडर 2 इंटू क्या टी। तो देखिए जब लंबाई को 2 गुना किया था तो आवर्तकाल देखिए कितना हो गया रूट 2 गुना, यानी आवर्तकाल कितना गुना हो गया है रूट 2 गुना हो गया। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है 2 गुना, नहीं, बी ऑप्शन कह रहा है कि रूट 2 गुना हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो देखिए अब इतना सॉल्व नहीं करना, अब यहाँ आपको हम बेसिक से बता दिए इतना सॉल्व नहीं करना। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो अगर बोले कि साधारण लोलक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, यहाँ 2 कर दीजिएगा तो क्या होगा रूट 2 जो है रूट से बाहर होगा नहीं होगा, तो रूट दो गुना हो जाएगा। अब 3 गुना करेगा यहाँ से लंबाई, तो रूट 3 गुना आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी आवर्तकाल रूट 3 गुना हो जाएगा। लेकिन लंबाई को 4 गुना कर दे तो 4 रूट से बाहर होगा 2, तो आवर्तकाल कितना गुना होगा 2 गुना। जैसे आवर्तकाल लंबाई को 9 गुना कर दिया जाए तो 9 गुना करेगा तो 9 रूट से बाहर होगा 3, तो आवर्तकाल कितना गुना होगा 3 गुना। तो इतना नहीं करना, आप यहीं से जो बोले कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है। तो देखिए एक होता है प्रत्यास्थ वस्तु प्रत्यास्थ, और एक होता है अप्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ, और एक होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ पूर्णतः अप्रत्यास्थ पूर्णतः अप्रत्यास्थ। तो प्रत्यास्थ वस्तु की इलास्टिसिटी गुणांक की बात करें, यह होता है इलास्टिसिटी गुणांक, यानी प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है इसका होता है 1, और अप्रत्यास्थ की बात करें तो इसका इलास्टिसिटी गुणांक जो होता है प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो होता है 1 से छोटा होता है 1 से छोटा। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ की बात करें तो इसका होता है 0, यानी
प्रत्यास्थ की बात करें, प्रत्यास्थ वस्तु का जो होता है प्रत्यास्थता गुणांक 1 होता है, और अप्रत्यास्थ वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है 1 से छोटा होता है, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ वस्तु का जो होता है प्रत्यास्थता गुणांक वो होता है 0। तो देखिए हमसे पूछ रहा था कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है। ये कह रहे हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ नहीं, कह रहे हैं प्रत्यास्थ, तो कितना होगा 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयल के नियम के अनुसार पहला ऑप्शन है कि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती T। तो देखिए एक होता है बॉयल्स का नियम, एक होता है चार्ल्स का नियम, और एक होता है गलुसाक का नियम। तो देखिए बॉयल के नियम की बात करें तो बॉयल का नियम जो होता है वो होता है नियत तापमान पर, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ होता है कि नियत तापमान पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, या नियत तापमान पर किसी गैस का जो दाब होता है वो होता है दाब के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी नियत तापमान पर किसी गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल्स का नियम। तो जब देखें अब यहाँ से इस समानुपाती का साइन हटाइएगा क्या आएगा, जब समानुपाती का साइन हटाइएगा क्या होगा, बराबर और एक कांस्टेंट आता है तो हटा दीजिए यहाँ से बराबर, और के बट्टा क्या होगा भी। अब इसको इधर लाइए, पी भी या बराबर क्या होगा के कांस्टेंट। अब देखिए कि इसको आप अनंत बार लिख सकते हैं, तो अनंत बार लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, लेकिन हम अनंत बार नहीं लिखना। अब जब यहाँ से इसका फॉर्मूला निकालिएगा तो P1 बट्टा क्या होगा P2 बराबर V2 बट्टा V1। तो यहाँ से बॉयल्स के नियम के अनुसार फॉर्मूला निकल के आएगा P1 बट्टे P2 बराबर V2 बट्टे V1। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि बॉयल के नियम के अनुसार, ठीक है, पहला कह रहा है कि नियत आयतन पर, नहीं ये नियत तापमान पर, तो नियत आयतन कह रहा है ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है कि नियत तापमान पर, नियत तापमान, नियत तापमान ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दिए गए किसी गैस का द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है। नियत तापमान पर कह रहा है किसी गैस का जो दाब और आयतन का गुणनफल जो होता है वो स्थिर होता है। सही बात है, यानी दाब और आयतन का गुणनफल क्या होता है स्थिर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व की समस्थानिक में होते हैं, देखिए एक होता है समस्थानिक और एक होता है समभारिक। एक होता है समस्थानिक, समस्थानिक आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, और एक होता है समभारिक, समभारिक आइसोबार, आइसोबार। समस्थानिक की बात करें तो एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। यानी समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। और समभारिक की बात करें तो समभारिक में परमाणु भार समान होता है, परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। इसमें परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें जिसमें आता है कार्बन 612 और कार्बन 614। तो देखिए एक ही तत्व के परमाणु है जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार क्या अलग अलग है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। और अलग अलग तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और परमाणु भार समान हो, जैसे आर्गन की बात करें तो 1840 और कैल्शियम की बात करें तो 2040। देखिए अलग अलग तत्व का परमाणु है लेकिन दोनों का परमाणु भार समान है और लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो उसे क्या कहते हैं समभारिक। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं क्या परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूट्रॉन की संख्या समान, नहीं न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन है कि समान इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा तो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है कि समान प्रोटॉन की संख्या, समान प्रोटॉन की संख्या, और डी ऑप्शन कह रहा है कि भिन्न परमाणु संख्या। तो देखिए भिन्न परमाणु संख्या होगा तो ये समभारिक होगा और हमसे समस्थानिक पूछ रहा है तो दो ऑप्शन कट गया। लेकिन एक सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि समान प्रोटॉन की संख्या,
अब ये इसमें परमाणु संख्या नहीं दिया हुआ, तो देखिए किसी भी तत्व का जो होता है परमाणु संख्या जो होता है, मान लीजिए कार्बन का 6 है, ये परमाणु संख्या है, ये परमाणु संख्या जो होता है Z, यही बराबर होता है प्रोटॉन के और यही बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तभी बराबर होगा जब ये कार्बन उदासीन होगा, तो यही परमाणु संख्या यही प्रोटॉन के बराबर होता है और यही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के। तो देखिए कह रहा है कि समान प्रोटॉन की संख्या सही, यानी समान प्रोटॉन की संख्या होगा तो क्या होगा, समस्थानिक। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए